Hello dear viewer, I Prakash Kunani welcomes you all in my YouTube channel. Today I am going to take one important topic of partnership accounting, that is goodwill and its valuation technique. Here I will cover the basic concept of goodwill, that is nature and types of goodwill, factors affecting goodwill, need and methods of goodwill and goodwill valuation along with some numerical example. ठीक है, तो first I will clear out the concept of goodwill, factors affecting goodwill, then I will discuss need of valuing goodwill and methods of valuation of goodwill along with some numerical example. So what we mean by goodwill? Goodwill means reputation. It is the extra earning capacity of a firm. Which firm had good repo, good goodwill, they have capacity to earn profit more than the normal profit. They have the capacity to earn profit more than the other kinds of firm. ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि आपको अपने फैमिली के साथ डिनर करने जाना है. ठीक है, तो कई रेस्टोरेंट हैं, पर क्या आप किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाते हो? नहीं, आप उसी रेस्टोरेंट में जाते हो जिसकी लोकेलिटी अच्छी हो, जिसकी सर्विस अच्छी हो, जिसके फूड की क्वालिटी अच्छी हो. ठीक है, तो इसका मतलब रेस्टोरेंट, one restaurant have more earning capacity than the other, or one restaurant have more repo than the other. ठीक है, तो एक की गुडविल अच्छी है और दूसरे की वीक है. तो गुडविल किस वजह से आई? गुडविल क्या शो कर रही है? गुडविल ये शो कर रही है कि इस फॉर्म की रेपुटेशन अच्छी है, ये दूसरे फॉर्म से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर सकती है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकती है. ठीक है, तो दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ गुडविल. एंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट गुडविल इज ट्रीटेड एज इन इंटेंजिबल एसेट. अब आप कहेंगे कि ये तो रेपुटेशन है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में कैसे आ सकता है? यस, ये आ सकता है क्योंकि कभी भी फर्म अपना स्ट्रक्चर चेंज करती है, ठीक है, या सेल एंड परचेज की तरफ जाती है, तो ऐसे केस पर फर्म यहाँ पर एक्स्ट्रा बेनिफिट की बात कर सकती है क्योंकि दे हैव द अर्न रेपो. जैसे कि मान लेते हैं कि एक फर्म दूसरे फर्म को अपनी बिजनेस को सेल आउट कर रही है. ठीक है, तो ऐसे केस पर जो फर्म सेल आउट कर रही है वो बायर फर्म से क्या डिमांड करेगी? एक तो डिमांड करेगी नेट एसेट वैल्यू, यानी कि जो उसकी जो एसेट्स है उसमें से आउटसाइडर लायबिलिटी माइनस करके जो नेट एसेट बचता है वो डिमांड करेगी. जैसे कि मान लेते हैं उसकी टोटल एसेट 10 लाख की है और आउटसाइडर लायबिलिटी 2 लाख की है, तो नेट एसेट कितना हो गया? 8 लाख. ठीक है, क्या जरूरी है ये फर्म 8 लाख डिमांड करे या उससे ज़्यादा भी डिमांड कर सकती है? कर सकती है. जैसे कि उस बिजनेस को करते हुए सेलिंग फर्म का 10 साल हो गया है, तो 10 साल में उसने ट्रस्ट गेन किया होगा उनके कस्टमर्स का, इन्वेस्टर्स का. ठीक है, तो ऐसे केस पर उसकी जो बिजनेस की वर्थ है उस नेट एसेट वैल्यू से ज़्यादा है. ठीक है, और ये वैल्यू डिपेंड करता है कि उसने क्या रेपो अर्न की है. अगर रेपो कम अर्न की है तो ये वैल्यू कम हो सकती है, और उसने रेपो ज़्यादा अर्न की है तो वो ज़्यादा गुडविल हो सकती है. ठीक है, तो इसीलिए गुडविल ये एक वर्थ है पर इसको टच नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक रेपुटेशन है. ठीक है, तो गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट मस्ट बी वैल्यूड. उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में आना चाहिए क्योंकि अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं आएगी तो सही ट्रांजैक्शन, सही डीलिंग भी नहीं हो पाएगी. ठीक है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट को भी सही से लगाने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन करना जरूरी है, बुक्स अकाउंट में लाना जरूरी है. पर ये टेंजिबल नहीं, ये इनटेंजिबल एसेट होती है. ठीक है, तो गुडविल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? जैसे हमने कहा, आपको बताया कि रेपुटेशन यानी गुडविल को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं. कॉम्पिटेंट एंड कैपेबल मैनेजमेंट. अगर किसी फर्म का मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट है, कैपेबल है, तो अच्छी सर्विस दे सकता है, अच्छा प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकता है, तो डेफिनेटली उस फर्म की रेपो ज़्यादा होगी इन कंपेरिजन टू अदर. फेवरेबल लोकेशन, जैसे हमने अभी आपको डिनर करने की बात की, तो रेस्टोरेंट बहुत सारे हैं. हो सकता है कि एक रेस्टोरेंट अच्छी लोकेलिटी में, दूसरा खराब में हो, और खाना दोनों अच्छा बनाते हैं, तो आप किसको पसंद करेंगे? जिसका लोकेशन अच्छा हो. तो ठीक है, तो फेवरेबल लोकेशन से भी रेपुटेशन में इफेक्ट पड़ता है. पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, वेरी गुड, क्योंकि अगर हमें गुडविल को समझना है तो हमें देखना पड़ेगा कि पास्ट परफॉर्मेंस क्या है उस फर्म का. ठीक है,
तो ये भी गुडविल को अफेक्ट करता है। एफिशिएंसी विद रेस्पेक्ट टू फंड एंड रिसोर्स यूटिलाइज, कोई फर्म अपनी बिजनेस के सोर्सेज और रिसोर्सेज को किस तरह से यूज करती है, यूटिलाइज करती है, इस पर भी उसकी गुडविल, उसके रेपो पर, उसकी वैल्यूएशन पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और नेचर ऑफ बिजनेस पे भी इफेक्ट पड़ता है फिर गुडविल पर। नेचर ऑफ बिजनेस रखा कि बहुत वॉलेटाइल है तो उसकी रेपो कम होगी, और जिसका जो नेचर ऑफ बिजनेस है कंसिस्टेंट है, एवरग्रीन है, तो फिर डेफिनेटली उसकी वैल्यूएशन और रेपुटेशन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमने फैक्टर्स के बाद अगर हम गुडविल की क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो दो तरह की गुडविल हमें नजर आती है, एक है परचेज गुडविल और दूसरी है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है, यानी कि आपकी फर्म ने अगर किसी रेपो को एक्वायर किया अपनी फर्म के लिए बाय पेइंग इट, जैसे मान लो ए फर्म ने बी फर्म को परचेज किया और परचेज करते वक्त नेट एसेट के ऊपर भी कुछ पैसा दिया है बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन ऑफ बी फर्म। ठीक है, तो दैट अमाउंट इज कॉल्ड गुडविल, दैट इज इंटेंजिबल एसेट, और इस गुडविल को बोलेगी ए फर्म परचेज गुडविल, क्योंकि उसने पैसा देकर इस रेपुटेशन को एक्वायर किया है अलॉन्ग विद द नेट एसेट, तो दैट इज द परचेज गुडविल। And as per accounting standard 26, only the purchase goodwill must be recorded or debited or credited in the books account. ठीक है, तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है और इसको बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि नहीं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है, यानी जब फर्म अपनी वैल्यूएशन को समझना चाहती है तो कई बार वो खुद से रेपुटेशन को चेक करने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन अपने प्रॉफिट वगैरह के बेसिस पर कर सकती है। लेकिन इस केस पर हम गुडविल अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट नहीं कर सकते, हम सिर्फ पार्टनर्स के अकाउंट के थ्रू उसको रिकॉर्ड फॉर कर सकते हैं एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी पैसा देके नहीं खरीदी गई है बल्कि खुद से अपने रिकॉर्ड्स को देखकर वैल्यूएशन किया गया है। हमें पार्टनरशिप में गुडविल की जरूरत, वैल्यूएशन की जरूरत कब होती है, जब भी फर्म का स्ट्रक्चर चेंज होता है, यानी कि कोई नया पार्टनर एडमिशन लेता है, तो ऐसे केस पर नए पार्टनर से पुराने पार्टनर ओवर एंड अबव कैपिटल के कुछ फंड मांगते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द रेपुटेशन दे हैव अर्न ओवर द ईयर। ठीक है, नया पार्टनर प्रॉफिट तो शेयर करेगा जो कि नए रेशो के हिसाब से होगा, लेकिन वर्क अभी तक किसने किया, ओल्ड पार्टनर ने। ठीक है, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के समय इसलिए नए पार्टनर को गुडविल लाने के लिए बोला जा सकता है, उसको वैल्यूएशन करना पड़ता है कि टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, उसी बेसिस पर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट फर्म को देता है। ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर के समय भी फर्म का स्ट्रक्चर चेंज होता है और ऐसे समय भी फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन होना जरूरी है। उसी तरह अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर ही अब ये चाह रहे हैं कि फिर से रिवैल्यूएशन किया जाए और पीएसआर चेंज हो रहा है पार्टनर्स के बीच में, तो ऐसे केस पर भी गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। उसी तरह अगर एक फर्म दूसरे फर्म में एमलगमेट होती, इंटीग्रेट होती है, बाई एंड सेल होता है, तो ऐसे समय भी गुडविल का वैल्यूएशन करना, सही वैल्यूएशन करना जरूरी होता है ताकि सही बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं मैथड्स की। गुडविल वैल्यूएशन की कई मैथड्स है, कुछ इंपॉर्टेंट मैथड हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट पर डिपेंड है। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, देखिए मानी बात है कि आप कुछ ईयर्स के प्रॉफिट को लेंगे और उसको नंबर ऑफ ईयर्स से डिवाइड करेंगे तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब ये कुछ ईयर्स क्या होंगे, लास्ट ईयर के 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 जो नॉर्मल ईयर्स होंगे वो आप लेते हैं, उस प्रॉफिट जितने पीरियड लेते हैं उसका प्रॉफिट या लॉस जो भी है उसको आप समेशन करते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स जो आपने लिया उससे डिवाइड करते हैं तो आपको एवरेज प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, और गुडविल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो आपको मेंशन होगा, एवरेज प्रॉफिट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे, so you will get value of goodwill as per average profit method। ठीक है, अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक फर्म अपने गुडविल का वैल्यूएशन करना चाहती है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो आपको कुछ 5 इयर्स का प्रॉफिट या लॉस दिया गया है, जो लेटेस्ट 5 इयर्स का। ठीक है, तो 2015 से स्टार्ट होते हुए 2019 तक का दिया है और आपसे कहा जा रहा है कि गुडविल का वैल्यूएशन एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे करो और यहाँ पर जो ईयर ऑफ परचेज है 3 है, यानी 3 टाइम्स। ठीक है,
तो हमें सबसे पहले एवरेज करना पड़ेगा और फिर गुडविल निकालने के लिए 3 ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें गुडविल की वैल्यूएशन मिल जाएगी। तो हमने यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाला। एवरेज प्रॉफिट के लिए जो भी प्रॉफिट या लॉस दिया उसका समेशन किया जाता है और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड किया जाता है। तो नंबर ईयर्स 5 है और याद रखिए प्रॉफिट पॉजिटिव है और लॉस नेगेटिव है तो इसका इफेक्ट नेगेटिव की तरफ, इसलिए हमने ब्रैकेट में शो किया। ठीक है, तो प्रॉफिट वाला जो ईयर वाला प्लस होगा और लॉस वाला माइनस हो जाएगा। तो हमने इसका जब समेशन किया एडजस्ट करते हुए तो हमें जो टोटल प्रॉफिट मिला है इनको करते हुए वो यहाँ पे हो गया 40 + 30 70 और ये माइनस हो गया, फिर बचा 50, फिर प्लस 60 हुआ तो 110 और ये भी 40 जुड़ा तो 150। तो 150 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स 5 से किया तो आपका एवरेज प्रॉफिट 30 है। गुडविल का वैल्यूएशन इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई सर्टेन नंबर ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, तो 3 ईयर्स ऑफ परचेज था तो 30,000 × 3 करते ही हमें एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग गुडविल का अमाउंट मिल गया, वैल्यूएशन हो गया। ठीक है, अब आपको इस जब मैथड लेते हैं तो कई बार कुछ आपको एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं। ठीक है, फॉर एवरेज प्रॉफिट, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने जो प्रॉफिट लिया है एक जनरल कंसेप्ट है कि नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए, अब नॉर्मलिटी उसमें नहीं होनी चाहिए। तो कई बार हमें जो डेटा दिया जाता है प्रॉफिट या लॉस का कुछ प्रीवियस ईयर्स के, उसमें कई बार हमें ये भी इंफॉर्मेशन दी जाती है कि कोई नॉन रिकरिंग या कैजुअल इनकम शामिल है या कोई एबनॉर्मल लॉस या नॉन रिकरिंग एक्सपेंस शामिल है, कोई कैपिटल एक्सपेंस शामिल है। तो ऐसे केस पर इसका एडजस्टमेंट जरूरी है क्योंकि आप जब तक ये इंक्लूडेड होगा किसी ईयर के प्रॉफिट या लॉस में तो ये एबनॉर्मलिटी शो करेगा और ये एक सही एवरेज प्रॉफिट नहीं कहलाता। ठीक है, तो हमें उसको एडजस्ट करना जरूरी है। आपको एडजस्ट कैसे करना है, अगर आपके नॉन रिकरिंग इनकम या कैजुअल इनकम है तो आपको उसको प्रॉफिट में डिडक्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये आपने इससे प्रॉफिट को बढ़ाया हुआ है नॉन रिकरिंग इनकम या कैजुअल इनकम से, जबकि ये एबनॉर्मलिटी को शो कर रहा है या रिकरनेस को नहीं शो कर रहा, तो आप इसको माइनस कर देंगे। उसी तरह अगर कोई एबनॉर्मल लॉस या नॉन रिकरिंग एक्सपेंस या कैपिटल एक्सपेंस आपने वहाँ पे डिडक्ट किया हुआ है किसी पर्टिकुलर ईयर के प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए, तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस होकर एबनॉर्मलिटी शो कर रहा है, तो वापस उसको आप एड बैक कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एडजस्टमेंट करते वक्त आप नॉर्मल प्रॉफिट तक आ जाएंगे और नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट पे आ जाएंगे ताकि सही वैल्यूएशन हो सके। ठीक है, मान लेते हैं प्रीवियस एग्जाम्पल में कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, हम लोग ने 2015 से 19 दिया था, तो कुछ इन्फॉर्मेशन हमें एक ईयर 2016 का, एक 17 का, 19 का, 3 में कुछ हमें ऐसे चीज़ें मिली जो एबनॉर्मल या नॉन रिकरिंग है। ईयर 2016 में बताया गया कि एबनॉर्मल गेन है 10,000 का। ठीक है, तो हमने आपको बताया था एबनॉर्मल गेन है तो उसको करेक्ट करिए और एबनॉर्मल गेन को करेक्ट करने के लिए माइनस किया जाता है उस साल के प्रॉफिट या लॉस में। फिर 17 में लॉस बाय फायर है जो कि अगेन एबनॉर्मलिटी को शो कर रहा है क्योंकि ये एबनॉर्मल लॉस कहलाता है, तो आपको एबनॉर्मल लॉस के केस पे कहा था उस साल के प्रॉफिट या लॉस पर आप ऐड कर देंगे इस अमाउंट को। उसी तरह 2013 12,000 एक इंस्टॉलेशन कॉस्ट शो कर रहा है एज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। ठीक है, और उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया गया, दैट इज रॉन्ग क्योंकि ये एक नॉन रिकरिंग या कैपिटल एक्सपेंस है, तो इसको हमें ठीक करना जरूरी है, तो हम इसको वापस ऐड बैक कर देंगे उस साल के प्रॉफिट या लॉस में। ठीक है, तो ये 3 करेक्शन करते ही हम नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ आ जाएंगे। जिस ईयर में कुछ भी नहीं बताया वो ऑलरेडी मान लेंगे कि नॉर्मल है, और जिस ईयर में 16, 17, 19 में बताया वो नॉर्मल नहीं था, तो उसको हमने जैसे आपको बताया गेन और लॉस के केस पर क्या कहते हैं एडजस्ट किया, तो हमें ये मिल गया है नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल लॉस फॉर दीज 5 ईयर्स। ठीक है, अब इसका टोटल कर लीजिए, इसका टोटल आ रहा है 160 और इसको नंबर ऑफ ईयर्स से 5 से डिवाइड करिए, तो इस बार एवरेज प्रॉफिट आ गया 32 और गुडविल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करता है जो कि प्रीवियस एग्जाम्पल से लिया गया 3 टाइम्स, तो 32 × 3 करेंगे तो 96 इस बार गुडविल का वैल्यूएशन आ गया। ठीक है, तो हमने आपको इस तरह के एडजस्टमेंट भी बता दिए। अब सेकेंड मेथड में आते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज और सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में सिर्फ वेट का फ़र्क है, यानी कि आपको टाइम पीरियड है उसको वेट देना है। क्यों? क्योंकि हम लोग नॉर्मल की बात करते हैं तो लेटेस्ट ईयर्स भी हमारे लिए ज़्यादा वैल्यू रखता है, क्योंकि जो लेटेस्ट ईयर का प्रॉफिट है वो रिसेंट प्रॉफिट है और हमें ज़्यादा उसको फोकस करना चाहिए फॉर गेटिंग द एवरेज प्रॉफिट एंड वैल्यूइंग द गुडविल। ठीक है, तो इसीलिए देखिए 2015 से 2019 तक गए हैं तो रिसेंट ईयर को सबसे ज़्यादा वैल्यू देनी। तो अगर 5 साल है तो वी विल स्टार्ट विथ
4 3 2 1। अगर 6 ईयर का डेटा होता तो हम 6 से स्टार्ट करते, 6 5 4 3 2 1 करते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है वेट देने का। जैसे ही वेट मिल गया तो आप अपने नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस से इस वेट को मल्टीप्लाई करिए, जो प्रोडक्ट आएगा इसका टोटल करिए और नंबर ऑफ टोटल प्रोडक्ट से डिवाइड करिएगा। ठीक है, ईयर से नहीं बल्कि इसके जो वेट के टोटल से डिवाइड करिएगा। तो वेट का टोटल आ रहा है 5 4 3 2 1 मिलाकर 15। तो टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड किया तो आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। ठीक है, तो हमने आपको इस तरह से वेटेड एवरेज भी बता दिया। अब बात है सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर होगा। तो आप ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे वैल्यूएशन कैसे होता है। तो गुडविल वैल्यूएशन का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट या एनुअल सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज तो ऑलरेडी जानते हैं, बस आपके लिए नया टर्म क्या है, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जा सकता है ये हम आपको पहले बताते हैं। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट जो हम लोग ने अभी निकालना सीखा वो एवरेज प्रॉफिट है। अब आपको लिए सिर्फ एक नई टर्म बचा है, नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट किससे निकलता है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि परसेंटेज में एक्सप्रेस होता है उससे निकलता है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन होगा तो आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया जाएगा। ठीक है, तो आप कैसे नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, आपका जो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा या नेट एसेट दिया होगा उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते ही आपको नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक फर्म का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है या नेट एसेट 10 लाख है और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो ऐसे केस पर उस फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, एवरेज प्रॉफिट कितना होगा, तो आप कहेंगे 10 लाख इंटू 10%। ठीक है, तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे की, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज में होता है इसलिए डिवाइड बाय 100 कर दिया। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट, जैसे ही नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा तो आप सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करोगे और गुडविल के वैल्यूएशन के लिए सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं समझने के लिए। एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट 32,000 है और यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन 2 ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट से करना है। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है 10% और ये आपको डेटा दिया है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मिला है तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा और सुपर प्रॉफिट को 2 ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर गुडविल की वैल्यूएशन आ जाएगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नेट एसेट में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को मल्टीप्लाई करके। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% गिवन है और आप कहेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट कैसे, तो दो तरीके से नेट एसेट निकलती है। टोटल एसेट में आउटसाइडर लायबिलिटी को माइनस करके भी निकाल सकते हैं आप। तो 4 लाख टोटल एसेट है और आउटसाइडर लायबिलिटी 3 है, तो नेट एसेट जो आ गया 1 लाख। या फिर कैपिटल को, नेट एसेट का दूसरा नाम कैपिटल एम्प्लॉयड है, तो आप कैपिटल भी गिवन है तो उसको भी जोड़कर आप नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ दो पार्टनर्स है ए बी, दोनों की कैपिटल जोड़ी 1 लाख, इस तरह से भी पहुंच गए नेट एसेट पर या कैपिटल एम्प्लॉयड पर, और इस तरह टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी से भी पहुंच सकते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे 1 लाख इसको जो हमारा नेट एसेट है कैपिटल एम्प्लॉयड उसको आइडेंटिफाई किया और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते ही हमें 10,000 नॉर्मल प्रॉफिट मिल गया। अब हम सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट। तो 32 में 10 माइनस किया तो हमें सुपर प्रॉफिट मिल गया 22 और गुडविल का वैल्यूएशन आप जानते हैं सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई किया जाता है जो कि 2 गिवन है। तो 22,000 इंटू 2 यानी 44,000 आपका यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन हो गया एज पर सुपर प्रॉफिट। अब एक और मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड, इसमें भी 2 पार्ट है, कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है गुडविल इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट। नेट एसेट कैसे निकलता है हमने ऑलरेडी बता दिया है। अब आपको ये बताना है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या होगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालना हम आपको ऑलरेडी सिखा चुके हैं। या तो गिवन है तो ले लीजिए, नहीं गिवन है तो आप एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं जैसे हमने बताया था। एवरेज प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में होता है तो ऊपर 100 आ जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 50,000 और रेट नॉर्मल रेट दिया 10%, तो उसका कैपिटलाइज वैल्यू कितना हो जाएगा, 50,000 डिवाइड बाई 10% करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर उसका जो कैपिटलाइज वैल्यू है वो 9 लाख, ये 5 लाख मिल जाएगा।
ठीक है। और अगर उस फर्म की नेट एसेट 4 लाख है तो आपको उसकी गुडविल भी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ही लेते हैं। हमें यहाँ गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट दिया है 80,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 दिया है, एसेट्स दिया है 10 लाख का, जनरल लायबिलिटी आउटसाइडर लायबिलिटी दिया है 4 लाख, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कहाँ पहुँचना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 80 जाकर 10 से डिवाइड किया तो 8 लाख हमारा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आया। नेट एसेट, एसेट माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी किया तो 6 लाख। तो 8 लाख में जैसे ही हमने कैपिटलाइज वैल्यू में से जैसे ही हमने नेट एसेट माइनस किया, हमें यहाँ वैल्यू ऑफ गुडविल मिल गई, ठीक है। तो याद रहेगा कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट में, इस मेथड में गुडविल कैसे निकलती है, कैपिटलाइज वैल्यू एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट करेंगे तो आपको गुडविल की वैल्यूएशन मिल जाएगी। अब कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड, इसमें कैसे निकलता है, यहाँ पे निकालने का फॉर्मूला और सिंपल है। यहाँ पे गुडविल का फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट निकाल लीजिए, उसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो आपको यहाँ पे सीधे सीधे गुडविल की वैल्यूएशन मिल जाती है। तो सुपर प्रॉफिट निकालना हम सिखा ही चुके हैं। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो आपको सुपर प्रॉफिट मिल जाएगा। सुपर प्रॉफिट को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मान लेते हैं किसी फर्म ने सुपर प्रॉफिट 1,40,000 है और उनका जो नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है वो उस फर्म का जो कैपिटलाइज जो ये सुपर प्रॉफिट है मान लें 40,000 है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 40,000 को 10% से डिवाइड करते ही आपका कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 4 लाख, ठीक है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर वैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कभी कभी कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड भी रेलिवेंट होता है। तो इसलिए आपको सारे मेथड की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप सही अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी आगे कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस डेटा निकाल के भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने जो प्रीवियस एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, उस एग्जाम्पल में एवरेज प्रॉफिट 80,000 था, नॉर्मल प्रॉफिट 60 था, तो सुपर प्रॉफिट हो गया 20,000, ठीक है। और इस 20,000 को 10% से डिवाइड किया तो गुडविल की वैल्यूएशन आ गई 2 लाख, ठीक है। तो उस तरीके से सारे मेथड एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट हो गए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद अदर्स। वी विल मीट अगेन। थैंक यू।